अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमारा सेशन 2 आज इंशाल्लाह स्टार्ट होगा। लास्ट सेशन में हमने पढ़ा था कि रिसर्च क्या होती है, रिसर्च स्टार्ट कैसे करते हैं, ऑपरेशनलाइजेशन और क्या चीज़ होती है। ऑपरेशनलाइजेशन से हम पूरा प्रोसेस आउट करके उसको कॉन्सेप्चुलाइजेशन में कैसे लेकर आते हैं। तो इसी की कंटिन्यूटी में हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक बनेगा कि हम लोगों ने अब रिसर्च को डिफाइन कर लेना है कुछ वेरियस स्टेप्स में, क्योंकि रिसर्च एक बहुत बड़ा और एक बहुत वास्ट टॉपिक है। हमें इसको सेगमेंटेड कर लेना पड़ता है। जितना हम लोग इसको सेगमेंट करते हैं, जितना हम इसको स्टेप्स में करते हैं, उतना इट बिकम्स इजी फॉर द रिसर्चर टू कैरी इट आउट इन अ वेल मैनर। जब हम इसको अच्छे तरीके से स्टेप आउट करके एक एक स्टेप को फॉलो करते हैं, तो ये हमारे लिए इजी हो जाता है, स्पेशली रिसर्चर के लिए इजी हो जाता है कि उसने अपनी चेक लिस्ट को कैसे कैसे कंप्लीट किया है और अपनी चेक लिस्ट में वो फाइंड आउट कर सकता है कि उस कौन सा स्टेप ठीक है, उसका कौन सा स्टेप मिसिंग है। क्योंकि ये एक बहुत बड़ा प्रोसेस है, इसके मुख्तलिफ स्टेप्स हो सकते हैं, लेकिन नॉर्मली एंड वेरी फॉर्मली हम इसको 7 स्टेप्स में डिवाइड करते हैं। ये सिर्फ एक डेफिनेशन है जो कि आप लोगों को पहले भी बता चुकी हूँ। नेक्स्ट हम लोगों का जो रिसर्च प्रोसेस है उसके स्टेप्स हैं विच आर वेरी मच इम्पोर्टेंट। 7 स्टेप्स जरूरी नहीं कि हर रिसर्च के 7 ही स्टेप्स हों, इससे ज्यादा स्टेप्स भी हो सकते हैं। जब आप एक स्टेप को फर्दर ब्रेक करते हैं उसके डिफरेंट स्टेप्स में, तो वो उसका कहलाएगा सब स्टेप। सब मीन्स स्मॉलर पार्ट ऑफ। तो इट इज नॉट वेरी मच इम्पोर्टेंट कि आप हर स्टेप को सब स्टेप्स में ब्रेक डाउन करें, और ना ये है कि आपने इसको ब्रेक ही नहीं करना और सिर्फ ये 7 स्टेप्स से फॉलो करने। थिंग्स आर नॉट लाइक दैट। आपके स्टेप्स ज्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, इंटायरली डिपेंड अपॉन द चॉइस ऑफ द रिसर्चर एंड योर प्रोसेस ऑफ योर एंड सॉरी द पर्पस ऑफ योर रिसर्च। ठीक है, पर्पस जो है आपकी टॉपिक का। स्टेप 1 है इसका रिसर्च प्रॉब्लम। डिफाइन रिसर्च प्रॉब्लम। डिफाइन वर्ड यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी यू हैव टू यूज सम वर्ड्स, यू हैव टू यूज सम वर्ड्स। आपको अपनी रिसर्च प्रॉब्लम को एक सेंटेंस में, एक हाइपोथेटिकल स्टेटमेंट में डिफाइन करना होता है। ठीक है, यानी कि आप ये नहीं कह सकते कि पावर्टी, यानी कि गुर्बत, पावर्टी इज द प्रॉब्लम, इस तरह नहीं होता। आप ये कह सकते हैं कि पावर्टी कॉजेज इलिटरेसी, राइट। कि एक स्टेटमेंट में आपने उसको डिफाइन कर दिया। आपकी प्रॉब्लम जितनी वेल डिफाइंड होगी, it will be very much easy for you to filter down it into other steps. Once you have completed your problem, your definition of your research problem, यानी आपने अपनी research problem को define कर दिया, तो next आप लोग करते हैं review of literature। यहाँ पे word review बहुत important है। रिव्यू मीन्स री इंडिकेट कर रहा है आपको कि आपने किसी चीज का, यानी लिटरेचर जो ऑलरेडी डन है अबाउट द टॉपिक विच यू इंटेंड टू डू, विच यू इंटेंड टू कैरी आउट रिसर्च ऑन, वो ऑलरेडी किसी ने अगर किए भी है, बेहतरीन स्कॉलर्स के पास, स्कॉलर्स ने किया हुआ है, डिफरेंट टॉपिक्स हैं आपके पास, तो इट मीन्स कि आपने उस लिटरेचर का रिव्यू करना है, रिवाइज करना है, उसको जरा से देखना है दोबारा। और ये आपके स्टेप क्यों इंपॉर्टेंट होता है? सो दैट यू कैन नो कि इसकी फाइंडिंग्स क्या थी। फॉर एग्जांपल, यू आर कैरिंग आउट रिसर्च ऑन मलेरियल पेशेंट्स, तो आपको बहुत सारा उसका डेटा मिल जाएगा, बहुत सारी उसको आपको लिटरेचर मिल जाएगी अबाउट मलेरियल पेशेंट्स। फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन तो नहीं आपको तब मिलेगी जब आप मलेरियल पेशेंट से खुद एनकाउंटर करेंगे। सेकेंड हैंड इंफॉर्मेशन आपके पास बहुत सारी कलेक्ट हो जाएगी। और जब आप ये रिव्यू ऑफ लिटरेचर कर लेते हैं, दिस इज इंक्लूडेड इन योर रिपोर्ट, दिस इज इंक्लूडेड इन योर रिसर्च, लेकिन एज इट इज आप इसको इंक्लूड नहीं करते। हाउ यू डू इट? बिकॉज ये आप ऐसे करते हैं कि आप इसकी समरी करते हैं, आप इसको समराइज करते हैं। जितना भी लिटरेचर आपने रिव्यू किया होता है, जितना भी लिटरेचर आपने स्टडी किया है, यू सिट डाउन एंड समराइज दोज वर्ड्स, दोज लिटरेचर, दोज आर्टिकल्स, एंड देन यू एड इट इनटू योर ओन रिपोर्ट, और आप तब उसको अपनी रिसर्च में इंक्लूड करते हैं। ठीक है, प्लेजराइज्ड फॉर्म नहीं होती। प्लेजरिज्म, एज आई हैव टोल्ड यू बिफोर, प्लेजरिज्म इज दैट यू कॉपी सम मटेरियल फ्रॉम समवेयर एंड यू पेस्ट इट डाउन द वे इट इज। आप उस पर कोई भी चेंजिंग किए बगैर, कोई भी एडिटिंग किए बगैर आप उसको जो है कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। कंट्रोल+C, कंट्रोल+V जब आप कर लेते हैं, तो दिस काउंट्स एज इन प्लेजरिज्म। तो आप प्लेजरिज्म को अवॉइड करने के लिए यू समराइज ऑल दैट लिटरेचर, राइट। वंस यू हैव रिव्यू द लिटरेचर, आपने लिटरेचर को स्टडी कर लिया, आपका माइंड बन गया कि आपकी जो रिसर्च प्रॉब्लम थी उसके मुतालिक क्या क्या रिसर्चेस ऑलरेडी हुई नहीं है, क्या क्या आपके पास ऑलरेडी उसके आर्टिकल्स मौजूद हैं, क्या क्या उसके पास आपके पास उसकी रिपोर्ट्स मौजूद हैं। Then you come to the step 3, that is that you formulate hypotheses,
यहाँ पे SES यूज हुआ है, which means that it is the plural form of hypothesis. Singular is hypothesis and plural is hypotheses. तो इट इज नॉट नेसेसरी कि आपके रिसर्च में एक सिंगल ही हाइपोथेसिस हो, आपके रिसर्च में मल्टीपल हाइपोथेसिस भी हो सकते हैं. इफ यू आर यूजिंग अ सिंगल हाइपोथेसिस तो आपकी रिसर्च विल बी कॉल्ड एज यूनी हाइपोथेटिकल. अगर टू होगी तो बाय से रिप्रेजेंट करेंगे, बाय हाइपोथेटिकल. एंड अगर उसमें ज्यादा होगी तो मल्टी हाइपोथेटिकल. एज अ रिसर्चर आप अपने जब हाइपोथेसिस कंस्ट्रक्ट करते हैं, फॉर्मुलेट करते हैं, तो आपको अपने हर हाइपोथेसिस को एट द एंड अप्रूव या रिजेक्ट करना होता है विद द हेल्प ऑफ SPSS सिस्टम, जो हम लोग पढ़ भी चुके हैं. दोबारा आपको बता देती हूँ. SPSS मींस स्टैटिस्टिकल पैकेज फॉर सोशल साइंसेस. यानी कि आप अपना सोशल साइंसेस का जो सॉफ्टवेयर होता है, जो पैकेज होता है, आपके कंप्यूटर्स में होता है, आपके लैपटॉप्स में होता है, एंड यू पुट योर ऑल डाटा इनसाइड इट एंड यू अप्लाई द मोस्ट appropriate tests into your hypothesis, and it tells you कि आपकी क्या वैल्यू आ रही है, and that value indicates that whether there is this relationship between your variables or there is no relationship between your variables, right? So step 3 is to formulate hypothesis. Hypothesis क्या है? Hypothesis is your intellectual guess of the researcher. ठीक है, आपने अपने जहन को लड़ाकर, अपने माइंड को लड़ाकर एक इंटेलेक्चुअल बात करनी होती है, एक इंटेलेक्चुअल स्टेटमेंट देना होता है. दैट इज कॉल्ड योर हाइपोथेसिस. आप एवं तुक्के में नहीं कोई बात बोल सकते कि शायद ये ऐसा होगा. इंटेलेक्चुअल वर्ड यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है. दैट इट इज डिपेंडेंट ऑन योर माइंड, राइट? नाउ कम टू स्टेप 4. Step 4 is that you prepare the research design. Design हर चीज के दुनिया में बहुत अवेलेबल है. आप अपना घर कंस्ट्रक्ट करने जाते हैं तो आपके पास वैरायटी ऑफ डिजाइन होते हैं, जिसमें से आप अपना कोई भी डिजाइन सेलेक्ट करते हैं. आप अपने क्लोथ्स बनाने जाते हैं, अपने कपड़े बनाने जाते हैं, डिजाइन की वैरायटी होती है, तो आप अपने लिए मोस्ट सूटेबल डिजाइन सेलेक्ट करते हैं. सेम इज द केस विद द रिसर्च, क्योंकि ये एक प्रोसेस का नाम है और हर प्रोसेस को एक डिजाइन के अंदर हमें ढालना होता है, एक प्रॉपर फॉर्मेट फॉलो करना होता है. तो इसीलिए आपका ये वाला स्टेप जो है, आप इसमें अपना रिसर्च डिजाइन जो है ये डिसाइड करते हैं कि आपका रिसर्च किस डिजाइन पे होगा. डिजाइन मींस कोई पैटर्न होता है, कोई फॉर्मेट होता है, कोई लेआउट होता है प्रॉपर. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ऑब्जर्वेशनल मेथड है, सर्वे मेथड है, एक्सपेरिमेंटल मेथड है. आप अपनी रिसर्च कैसे कैरी आउट करेंगे, यू डिसाइड इट इन दिस स्टेप. अब देखें, जो स्टेप 1, 2, 3 एंड 4 थे, ये सारे रिसर्चर के हैंड में होते हैं. ठीक है, these all steps are within the researcher. वो अपनी रिसर्च प्रॉब्लम खुद ही डिफाइन करेगा, लिटरेचर को खुद ही रिव्यू करेगा, हाइपोथेसिस खुद ही बनाएगा और फिर अपना रिसर्च डिजाइन जो है मोस्ट सूटेबल एंड मोस्ट एप्रोप्रिएट अपनी पर्पस ऑफ द स्टडी के लिए खुद डिसाइड करेगा कि उसने कौन सा डिजाइन जो है वो सेलेक्ट करना है. अब स्टेप 5 की जब बात आती है तो अब यहाँ पे जो गेम है वो चली जाती है पॉपुलेशन के पास. ठीक है, नाउ द बॉल इज इन द कोर्ट ऑफ योर पीपल और दोज पीपल हु आर इंक्लूडेड इन योर सैंपल, हु आर योर सैंपल साइज, जो आपने पॉपुलेशन से उठाए. ठीक है, आप फिर डाटा कलेक्शन करते हैं. डाटा कलेक्शन एक स्टेप का नाम है, एक प्रोसेस का नाम है, जिसमें यू कलेक्ट डाटा फ्रॉम योर पॉपुलेशन और योर सैंपल. पॉपुलेशन क्या चीज होती है? योर टारगेटेड पीपल, जहां पे आप अपने रिसर्च कैरी आउट करना चाहते हैं. फॉर एग्जांपल मलेरियल पेशेंट्स पे रिसर्च है कोई, तो मलेरियल पेशेंट्स ऑफ ऑल कराची आपकी पॉपुलेशन होगी. लेकिन ऑल कराची के जितने भी मलेरिया पेशेंट्स हैं, इट इज नॉट पॉसिबल कि आप सबकी डाटा कलेक्ट करें. तो इसलिए आप उसको सैंपल डाउन कर लेंगे, उसमें से एक सैंपल एक्सट्रैक्ट कर लेंगे. फॉर एग्जांपल 5 गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स या 5 प्राइवेट प्लस 5 गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स. तो आपकी जो पॉपुलेशन थी ऑल ओवर कराची वो नैरो डाउन होके क्या हो गई, all over 5 private hospitals and 5 government hospitals. इस तरह this is how you collect data. This is how you do sampling. Sampling is a sampling or sampling technique, sampling method. ये एक अलग topic है which we will discuss in further sessions inshallah. So in this step you collect the data. Step 5. ठीक है, आप जरूरी नहीं कि step 5 ही आपका data collection हो, या आपका step 6 भी हो सकता है, आपका step 7 भी होता है. Depends upon the steps you have priorly taken above, right? लेकिन ये आपका जो स्टेप इंडिकेट कर रहा है कि इसके बाद ये होता है. आप इसको नंबर्स को ओमिट कर दें, अगर 1, 2, 3 हटा दें, तो दिस इज द ऑर्डर ऑफ द स्टेप्स यू नीड टू कैरी आउट व्हेन यू आर डूइंग एनी काइंड ऑफ रिसर्च.
इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारे पास आता है एनालिसिस ऑफ द डेटा, डेटा एनालिसिस। आपने डेटा एनालिसिस कैसे करना है, एनालाइज कैसे करना है उसको, उसको आपने रिप्रेजेंट कैसे करना है, कैसे आपने अपना बताना है कि आपका हाइपोथेसिस वो रिजेक्ट हुआ है, आपका हाइपोथेसिस अप्रूव्ड हुआ है या रिजेक्ट हुआ है। दिस इज द थिंग व्हिच यू आर गोइंग टू आइडेंटिफाई टू योर ऑडियंस इन दिस स्टेप, ठीक है। अब देखें, आपने क्रिकेट के मैचेस में देखा होगा, जब भी आपको स्क्रीन दिखाते हैं, यहाँ आपने किसी भी बुक्स रिसर्च रिपोर्ट्स में देखा होगा, एक बार चार्ट होता है जिसकी एक बार टॉल होती है, एक बार शॉर्ट होती है। तो सिर्फ आप उन दो बार्स को देखकर, सिर्फ आप उन चीजों को देखकर, उस डायग्राम को देख के यू गेट अ वेरी क्लियर आइडिया अबाउट what the thing is about, कि आप किस चीज को देख रहे हैं, आपको सब बात पता चल जाती है, ठीक है। यानी कि दिस इज कॉल्ड डेटा प्रेजेंटेशन, कि आपकी डेटा प्रेजेंटेशन इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि आप बाय लुकिंग बाय हैविंग अ बर्ड्स आई व्यू ऑन योर ग्राफ्स, ऑन योर पाई चार्ट्स, ऑन योर बार चार्ट्स, आपको सारी गेम समझ आ जाए, सारी आपको स्टोरी समझ आ जाए, सारी आपको कहानी समझ आ जाए कि किस डेटा की बात हो रही, ठीक है। दिस इज इंक्लूडेड इन योर डेटा एनालिसिस, डेटा रिप्रेजेंटेशन। फिर इसके बाद आप देखते हैं कि आपने अपने डेटा को, आपका डेटा किस तरह का था, ऑर्डिनल था, नॉमिनल था, रैंक वाला था, रेशो वाला था, आपने उसको कैसे एनालाइज किया, वेरिएबल्स कैसे आपने उसको टेस्ट किए, टेस्टेबल फॉर्मेट आपका क्या था, आपने कौन से सूटेबल टेस्ट अप्लाई किए उसमें। तो ये तमाम बातें आपकी डेटा एनालिसिस वाले स्टेप में इंक्लूडेड होती है। द लास्ट एंड फाइनल स्टेप इज इंटरप्रिटेशन एंड रिपोर्ट राइटिंग। इंटरप्रिटेशन का रूट वर्ड इंटरप्रेट से निकला है, यानी यू इंटरप्रेट कि what have had happened or what can be avoided, ठीक है, टू सी यू नो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स। फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स के हवाले से आप देखते हैं किस चीज को हमें अवॉइड करना चाहिए, किस चीज को हमें अडॉप्ट करना चाहिए। एट दिस स्टेप रिसर्चर कम्स विद अ प्रपोजल, विद अ प्रपोज्ड ऑफर्स, ठीक है, ऑफर्स ऑफ सॉल्यूशंस, पॉसिबल सॉल्यूशंस, ठीक है। आप एक माने जाने रिसर्चर ना भी हो, एक आप नॉर्मल स्टूडेंट रिसर्चर, रिसर्च स्कॉलर भी हो, तो भी आप अपनी जो है रिपोर्ट राइटिंग के बाद यू कैन ऑफर द रिजल्ट्स, पॉसिबल सॉल्यूशंस आप फाइंड आउट करके उसको बता सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू माय रिपोर्ट, अकॉर्डिंग टू माय रिसर्च, इसके ये 5 पॉसिबल सॉल्यूशंस हैं जो कि ये कैरी आउट किया जाए। फॉर एग्जांपल मलेरिया पेशेंट पे आपने अपनी रिसर्च कैरी आउट की थी, उसके 5 आपने ये बताए कि डर्टी वाटर शुड बी अवॉइडेड। क्यों? क्योंकि डर्टी वाटर में जो कंटामिनेशन होती है और उसकी जो होता है पैदावार होती है, वो उस मच्छर की होती है, उस मॉस्किटो की होती है, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग मलेरिया। इसके बाद आप अपनी ऑफर कर सकते हैं कि आपको केरोसिन ऑयल स्प्रे करना चाहिए जो कि डेथ कॉज करता है मॉस्किटो की। यानी कि जितने भी स्टेप्स, जो कि जितने भी सॉरी पॉइंट्स, जितने भी आपके सॉल्यूशंस हैं, जो आपके कहाँ से आते हैं, आपकी रिसर्च से आते हैं, ठीक है। आपने एक रिसर्च, एक सिस्टमैटिक वे फॉलो किया, आपने फाइंड आउट किया इसके कॉजेस क्या हैं, इसके इफेक्ट्स क्या हैं, देन यू कैन ओनली प्रपोज द पॉसिबल सॉल्यूशंस, राइट। तो ये आपका फाइनल स्टेप होता है, इसमें आप रिपोर्ट राइटिंग करते हैं। अच्छा, अब एक चीज होती है जनरलाइजेशन। जनरलाइजेशन का मतलब ये होता है कि आपके जो रिजल्ट्स हैं वो ऐसे होने चाहिए जिसको आप अपनी पॉपुलेशन पे जनरलाइज कर लें, यानी कि ओवरऑल स्प्रेड कर लें, सब पे एप्लीकेबल हो जाए, ठीक है। वो कब पॉसिबल है? जब आप अपना पॉपुलेशन से सैंपल इतना खूबसूरती से उठाएंगे कि उसके अंदर पॉपुलेशन की तमाम कैरेक्टरिस्टिक्स मौजूद हो। जब हम सैम्पलिंग टेक्निक्स का सेशन करेंगे, सैम्पलिंग टेक्निक्स रिवाइज करेंगे, तो यू विल गेट टू नो कि हाउ अ सैंपल शुड लुक लाइक, ठीक है। एक बेस्ट सैंपल कौन सा होता है, विच सैंपल इज कंसिडर्ड एज द बेस्ट फॉर द रिसर्च, ठीक है। जब आप अपना सैंपल इतनी अच्छे तरीके से पॉपुलेशन से लेते हैं कि उसके पॉपुलेशन में तमाम कैरेक्टरिस्टिक्स उसकी मौजूद हो, तो फिर आप उस सैंपल से ओरिजिनेट किया हुआ रिजल्ट पूरी पॉपुलेशन पे जनरलाइज कर सकते हैं, राइट। So in this step, in the final step, you generalize or you do not generalize your final results to all over population, ठीक है। नेक्स्ट वाली जो हमारी स्लाइड है, ये उसी की जो हमने स्टेप्स है उसी को हमने टेबुलर फॉर्म में तो नहीं है, फ्री फॉर्म में हमने किया हुआ है, ठीक है। या आप देख सकते हैं, इसको आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि पहले क्या स्टेप होता है, फिर हमने लिटरेचर रिव्यू किया, हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट किया, कलेक्शन ऑफ डेटा किया। यहाँ पे एफ मींस फीड फॉरवर्ड और एफ मींस फीडबैक। फीडबैक का वर्ड तो आपने अक्सर सुना होगा, रेडियो जॉकीज भी बोलते हैं, हर जगह कहते हैं कि आप हमें अपना फीडबैक दीजिए। फीडबैक मतलब कि कोई चीज हैपन हो गई और उसके बाद रिस्पॉन्स करना है, ठीक है। बट द अदर थिंग इज फीड फॉरवर्ड। फीड फॉरवर्ड मीन्स कि आपको पहले से पता है, आपकी इस स्टेप की वजह से आपको पता है कि फर्दर क्राइटेरिया आपका क्या होगा। फॉर एग्जांपल रिसर्च डिजाइन जब आपने बना लिया,
ठीक है। रिसर्च डिजाइन आपने जब बना लिया तो आपको फीड फॉरवर्ड ऑलरेडी पता है कि आप अपना डाटा एनालाइज कैसे करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने ऑब्जर्वेशन मेथड किया है कि मैं मलेरिया पेशेंट को ऑब्जर्व करूंगा, तो यू शुड नो कि हाउ आर यू गोइंग टू एनालाइज योर डेटा फर्दर, आप अपने डेटा को कैसे एनालाइज करेंगे, ठीक है। अब वही वाले जो स्टेप्स हमने किए हैं ये उसकी डिटेल्स हैं कि आपने अपनी चीजों को कैसे मतलब कि रिसर्च प्रॉब्लम को जब आप डिफाइन करेंगे तो उसमें कौन सी ऐसी चीजें जो आपने देखनी है। रिसर्च प्रॉब्लम भी दो तरह की होती है, एक आपकी नेचर को आइडेंटिफाई करती है और एक आपकी रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स। फॉर एग्जांपल एक आपकी रिसर्च प्रॉब्लम जो सिर्फ नेचर जो हो रहा है, what is happening in the community, what is occurring in the society, you get to write those words in as your research problem, ठीक है। सेकंड आपकी होती है बिटवीन द वेरिएबल्स में कोई रिलेशनशिप आप आइडेंटिफाई करते हैं। फॉर एग्जांपल आपको नहीं पता कि रिलेशनशिप एग्जिस्ट हो भी रहा है या नहीं भी हो रहा है, लेकिन आप कहते हैं कि एक रिलेशनशिप एग्जिस्ट है जो कि आपको लग रहा है देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप। फॉर एग्जांपल आप कह सकते हैं द हायर द यूज ऑफ इंटरनेट द लोअर द एकेडमिक परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट्स। जितना ज्यादा वो इंटरनेट यूज कर रहे हैं स्टूडेंट्स, उतनी उनकी जो है जितनी ज्यादा यूज हो रही है उनकी इंटरनेट की फैसिलिटी, उतना लो उनके एकेडमिक परफॉर्मेंस हो रही है, ठीक है। यानी कि आपने दो चीजों को, एकेडमिक परफॉर्मेंस को और उनके यूज ऑफ इंटरनेट, दो जो वेरिएबल्स हैं, आपने उनकी रिलेशनशिप को फाइंड आउट करना है, ठीक है। यानी कि दूसरी तरह की रिसर्च प्रॉब्लम है। एक रिसर्च प्रॉब्लम जो सिर्फ आपने नेचर बतानी है। नेचर कैसे आप इसको बता सकते हैं कि देयर इज फॉर एग्जांपल कोई सा भी आप जो देख लें, मलेरिया इज कॉज्ड बाय डर्टी वाटर, ठीक है। ये आपको नेचर एक पता चली, मलेरिया इज कॉज्ड बाय डर्टी वाटर। अब आपने इसमें रिलेशनशिप नहीं देखना कि डर्टी वाटर जितना ज्यादा होगा उतना मलेरिया होगा। नो, दीज आर नॉट योर वेरिएबल्स। वेरिएबल्स एक ऐसी चीज होती है दैट कैन बी टेस्टेड, राइट। तो ये आपकी रिसर्च प्रॉब्लम दो तरह की को होती हैं, आप में से आप कोई सा भी अपना ये वाला जो है अडॉप्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें आपके पास दो स्टेप्स इंक्लूडेड होते हैं रिसर्च प्रॉब्लम जब आप डिफाइन कर रहे होते हैं। एक तो सबसे बड़ी बात कि आपने उसको थॉरली अंडरस्टैंड करना है। थॉरली मींस एज अ होल, फुल फ्लेज आपने उसको स्टडी करना है। फिर आपने उसके कुछ जो है टर्म्स हैं, रिफ्रेजिंग द सेम इनटू मीनिंगफुल टर्म्स। और आपको प्रॉब्लम तो पता है, आपने प्रॉब्लम थॉरली स्टडी कर ली, अब आपने उसको रिफ्रेज करना है। रिफ्रेज क्या मतलब कि आपने उसको अब लफ्जों की शक्ल देनी है, आपने उसको लफ्जों में ढाल के एक मीनिंगफुल टर्म देनी है। यानी कि आपको पता है कि जो बच्चा ज्यादा इंटरनेट यूज कर रहा है, जो बच्चा ज्यादा हर वक्त कंप्यूटर पे बैठा रहता है, वो उसकी जो क्लास में परफॉर्मेंस है वो बहुत ही पुअर, ठीक है। ये आपने ऑब्जर्व किया, आपने इस प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड किया, लेकिन आपने उसको रिफ्रेज कैसे कर लिया? with the use of higher and lower, ठीक है। मीनिंगफुल टर्म्स आपने उसको दे दिए। these meaningful terms are so much important to be shown in your research problem, right? नेक्स्ट हमारा था रिव्यू ऑफ लिटरेचर। हम कैसे करते हैं? दैट इट इज अ ब्रीफ समरी, ठीक है। आपने सारी चीजों को पढ़ लिया, आपने कोई 20 रिसर्चेस पढ़ ली, ठीक है। इट इज नॉट पॉसिबल फॉर यू टू इंक्लूड ऑल दोस 20 रिसर्चेस इन योर रिसर्च, ठीक है। आप क्या करेंगे कि उसको ब्रीफ समरी कर लेंगे, उसके शॉर्ट एक्सट्रैक्ट्स ले लेंगे, उसके शॉर्ट एक्सट्रैक्ट ले लेंगे। वंस द प्रॉब्लम इज डिफाइंड, अ ब्रीफ समरी ऑफ इट शुड बी रिटन डाउन। जिस तरह के ये हर किसी के चीज के लिए डिफरेंट है। पीएचडी डिग्री के लिए आपको थीसिस लिखना पड़ता है और साइनॉप्सिस लिखना पड़ता है। आप साइनॉप्सिस का वर्ड भी कभी सुनेंगे एज अ रिसर्चर, और इस कोर्स में तो बहुत ही सुनेंगे। साइनॉप्सिस मींस अ समरी ऑफ योर रिसर्च, जो कि आप पहले जो है देते हैं टू योर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एक्सेप्शन के लिए कि एक्सेप्टेबिलिटी है मेरे टॉपिक की या नहीं, ठीक है। तो रिव्यू ऑफ लिटरेचर जब आपने किया तो आपने उसको ब्रीफ समरी के लिए ब्रीफ समरी करके आपने उसको इंक्लूड किया अपनी रिपोर्ट में। नेक्स्ट जो हमने स्टेप पढ़ा था वो है फॉर्मुलेट हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस इतना इंपॉर्टेंट स्टेप है, ये इतना फाउंडेशन लेइंग स्टेप है आपकी रिसर्च में कि अगर ये स्टेप ठीक ना हो तो आपकी रिसर्च जो है वो डगमगाती रहती है। सेम इज द केस विद द बिल्डिंग। जब आपकी बिल्डिंग की फाउंडेशन ही ठीक नहीं होती है, बुनियादें स्ट्रॉन्ग नहीं होती, तो आप चाहे कितनी भी लंबी स्टोरी ऑफ द बिल्डिंग खड़ी कर लें, वो हर वक्त हिलती रहती है। तो सेम इज द केस विद द रिसर्च विद द हाइपोथेसिस। अगर आपका हाइपोथेसिस ठीक नहीं है और हाइपोथेसिस में ही एम्बिग्यूटी है, यानी हमने पढ़ा था कि हाइपोथेसिस क्लियर नहीं है, आपने ऑपरेशनलाइज्ड डेफिनेशन ही इतनी क्लियर नहीं रखी, जिसकी वजह से आपने जो पूरी जो रिसर्च की जो बिल्डिंग खड़ी की है वो कोलैप्स भी कर सकती है, वो जो है हिल ही रही है, ठीक है। तो इसमें आप जब हाइपोथेसिस बनाते हैं तो देयर आर फ्यू थिंग्स व्हिच यू कंसीडर। इट शुड बी वेरी स्पेसिफिक। स्पेसिफिक बात
बार बार आती है आपके रिसर्च में, क्योंकि आप रिसर्च को जितना स्पेसिफिक रखेंगे अपने टॉपिक से लेके अपने रिजल्ट तक, उतनी आपकी रिसर्च अच्छी कंसिडर होती है और उतनी आपके रिसर्च में एरर्स नहीं होते, एरर फ्री होता है आपका रिसर्च। तो आपका हाइपोथेसिस भी बिल्कुल स्पेसिफिक होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक दो चीजों के रिलेशनशिप देख रहे हैं, एकेडमिक परफॉर्मेंस एंड यूज ऑफ इंटरनेट, तो मैं यूज ऑफ इंटरनेट को भी आगे स्पेसिफिक करूंगी, जो कि मैं अपने ऑपरेशनलाइज डेफिनेशन में बताऊंगी कि मेरा इंटरनेट का मतलब ये है कि बच्चे आर यूजिंग, स्टूडेंट्स आर यूजिंग इंटरनेट फॉर सोशल मीडिया ओनली, ठीक है, टू इंटरैक्ट विद द सोशल मीडिया। अब वो बच्चे इंटरनेट यूज करते हैं अपनी कॉल्स करने के लिए, अपना होमवर्क करने के लिए, अपनी जो है जॉब करने के लिए। दीज वुड बी नॉट इंक्लूडेड इन माय रिसर्च, क्योंकि ये मेरे पार्ट ऑफ द रिसर्च नहीं है, दिस इज नॉट द पर्पस ऑफ माय स्टडी। मैं उनकी एकेडमिक परफॉर्मेंस का रिलेशनशिप देखना चाह रही हूँ, द यूज ऑफ द इंटरनेट। तो आई शुड बी वेरी मच स्पेसिफिक अबाउट द एकेडमिक परफॉर्मेंस। उनकी एकेडमिक परफॉर्मेंस कैसे मैं मेजर कर सकती हूँ, कौन सी उनकी एकेडमिक परफॉर्मेंस है, मिड्स में उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं आ रही है, उनके फाइनल टर्म में परफॉर्मेंस अच्छी नहीं आ रही है, उनकी क्विजेस में परफॉर्मेंस अच्छी नहीं आ रही, क्लास पार्टिसिपेशन अच्छी नहीं है। यानी कि बहुत ज्यादा हमारी चीजें, कॉन्सेप्ट है ना एकेडमिक परफॉर्मेंस को, उसको हमने ऑपरेशनलाइज करना है, उसको हमने नैरो डाउन करना है, फिल्टर डाउन कर करके हम उसको ऑपरेशनलाइज करेंगे, ठीक है। The one thing is that it should be very specific, and the other thing is that it should be limited to the piece of research in hand. जो रिसर्च आप कर रहे हैं उसी के मुतल्लिक आपका ये हाइपोथेसिस लिमिटेड हो, ठीक है, क्योंकि आपने उसी को टेस्ट करना है, आपने बाकी चीजों को टेस्ट ही नहीं करना। असल में क्या रोल होता है हाइपोथेसिस का, कि उसने रिसर्चर को गाइड करना है, कीप हिम ऑन द राइट ट्रैक, एलिमिनेटिंग द एरिया ऑफ रिसर्च, डीलिमिटिंग द एरिया, कि जो है रिसर्च का जो एरिया है वो डीलिमिट हो जाए, यानी उसमें कोई लिमिट ना हो, ताकि वो सही राइट ट्रैक पे रहे, ताकि वो सही राइट डायरेक्शंस पे रहे। हमने एक चीज पढ़ी थी कि मल्टी डायमेंशंस होती हैं, तो यू एज अ रिसर्चर यू शुड नो कि विच डायमेंशंस टू फॉलो एंड विच डायमेंशन शुड बी ओमिटेड। आप हर डायरेक्शन को, हर डायमेंशन को अपने रिसर्च में इंक्लूड नहीं कर सकते। You should be very much specific about the purpose of your study, about the focus of your study, आपका प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, आप उसी के लिए अपने आप को राइट ट्रैक पे तब रख सकते हैं जब you should be specific about these areas. जितना आप अपना डायमेंशंस वेरिएट करेंगे, जितना आप डायमेंशंस अपना एक्सप्लोर करेंगे, देयर आर चांसेस फॉर योर रिसर्च टू गेट एररफुल। नेक्स्ट आपके पास रिसर्च डिजाइन है। हमारे पास रिसर्च डिजाइन तरह तरह के अवेलेबल हैं, जैसे कि एक्सप्लोरेशन, जिसमें रिसर्चर खुद एक्सप्लोर करता है चीजों को, डिस्क्रिप्शन, वो डिस्क्राइब करता है, डायग्नोसिस, जो आप डायग्नोस करते हैं कोई भी प्रॉब्लम, और एक्सपेरिमेंटेशन। एक्सपेरिमेंटेशन क्या होता है कि आप एक्सल में कोई चीज प्रैक्टिस में लाते हैं, अप्लाई करते हैं। ये एप्लीकेबल डिजाइन है, आप कोई चीज जो है अप्लाई करते हैं उन लोगों पे जिन पे आपने कोई रिसर्च कैरी आउट करनी होती है। फॉर एग्जाम्पल, दो बच्चे हैं, आपने उन दोनों का बिहेवियर चेक करना है। टू ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन है, एक को आपने रूम ए में रख दिया, एक को आपने रूम बी में रख दिया। रूम ए के भी तमाम मामला आप हैंडल कर सकते हैं, रूम बी के भी आप तमाम मामला आर इन योर हैंड्स। So that means that in experiment you are in full control with the circumstances, you are in full control with the situation, you can handle the situation and you can mold the situation according to your need and according to your purpose of study. सो इसके जो है हम लोगों के चार बड़ी बड़ी कैटेगरीज हैं, इसको हम लोगों ने जो है डिवाइड कर दिया कि ये डिजाइन आप कैरी आउट कर सकते हैं, डिजाइन आप अडॉप्ट कर सकते हैं, और उस डिजाइन के आगे जो है फर्दर टेक्निक्स है, फर्दर मेथड है। ये डिजाइन आप बनाते क्यों हैं? ऑब्वियसली आप डिजाइन अपना बनाते हैं वो वाला जिसमें कम एनर्जी आपकी लगे, कम एफर्ट लगे, कम टाइम और कम मनी, यानी कि आप इसमें आप बजट को भी बहुत कंसिडर करते हैं। हर चीज में बजट को कंसिडर किया जाता है। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि कोई चीज अगर ऑपरेशनलाइज सही से ना हो, कोई चीज अगर हम लोग कैरी आउट सही से ना कर पाए, तो एनर्जी और जो हमारी टाइम है वो तो वेस्ट होता ही होता है। हम लोगों का बजट भी बहुत वेस्ट होता है। मिलियन ऑफ डॉलर्स हमारे वेस्ट हो गए थे जो हमने मार्स में सैटेलाइट भेजी थी, मार्स को एक्सप्लोर करने के लिए। हमने यूनिट से सही ऑपरेशनलाइज नहीं किए, यूनिट से सही मेजर नहीं किए, तो उसका क्या फायदा हुआ? बल्कि उल्टा नुकसान हुआ कि हमारी इयर्स ऑफ प्लानिंग और मिलियन डॉलर्स हमारे जो थे वो लॉस्ट हो गए। तो इसीलिए यू हैव टू कंसिडर दीज थिंग्स वेरी केयरफुली। एफर्ट, टाइम एंड मनी आपने बहुत केयरफुली यूज करना होता है, बिकॉज दीज आर ऑल योर वेल्थ। आपके पास एज अ रिसर्चर यही आपकी जो है दौलत है, यही आपके पास टाइम है। टाइम बीट नहीं होता। टाइम अगर आपने गलत डाटा कलेक्ट करने में लगा दिया तो फिर जो है आपका वक्त तो आगे निकल गया, अब आपको जो है दोबारा से रिपीट करनी पड़ेगी सारी बातें। मनी भी आप ये चीज देखते हैं कि आपका सैंपल साइज इतना बड़ा ना हो कि जिसमें आपका बहुत ज्यादा पैसा खर्च हो रहा हो। फॉर एग्जांपल, आपने देखना है पोलियो पेशेंट्स,
तो पोलियो पेशेंट्स ऑल ओवर पाकिस्तान अगर आपने देखते हैं तो आप कभी खैबर पख्तूनख्वा जा रहे हैं, कभी आप पंजाब जा रहे हैं, कभी आप सिंध जा रहे हैं, कभी बलूचिस्तान जा रहे हैं, ऑल ओवर पाकिस्तान का देखना इज नॉट पॉसिबल बिकॉज यू शुड हैव अ लॉट ऑफ मनी. So that is the thing, that these are the things which needs to be very much in consideration कि आपने जब डिजाइन प्रिपेयर करना है तो कैसे प्रिपेयर करना है. डेटा कलेक्शन कैसे हो सकती है. प्राइमरी डेटा कैन बी कलेक्टेड थ्रू. प्राइमरी डेटा कौन सा होता है, जो डेटा फर्स्ट हैंड होता है, जो आपने खुद से कनेक्ट करना है, खुद से कलेक्ट करना है. उसके अलावा सेकेंडरी डेटा होता है. सेकेंडरी डेटा आप कहाँ से लेते हैं, जो डेटा ऑलरेडी कहीं पे मेंशन होता है आप उससे लेते हैं. प्राइमरी डेटा आप कैसे ले सकते हैं, बाय ऑब्जर्वेशन, कि आप खुद से ऑब्जर्व करें इन चीजों को कि ये चीजें कैसे हैपन हो रही हैं, इसके कॉजेस क्या हैं, इसके इफेक्ट क्या हैं. आप ऑब्जर्वर खुद होते हैं, ठीक है. या तो फिर आप पर्सनल इंटरव्यू ले सकते हैं, थ्रू पर्सनल इंटरव्यू, ठीक है, 1-on-1, जिस तरह हम लोग जॉब्स के लिए लेते हैं. वो डाटा कलेक्ट कर रहे होते हैं कैंडिडेट का, हम कैंडिडेट को सामने बिठा के उसका इंटरव्यू ले रहे होते हैं अबाउट ऑल हिज इनगोइंग्स एंड आउटगोइंग्स. द नेक्स्ट इज थ्रू टेलीफोन इंटरव्यू. आपसे टेलीफोन में भी इंटरव्यू से भी डाटा कलेक्ट किया जा सकता है. आपको नॉर्मल प्रैक्टिस में आती होंगी ये कॉल्स वगैरह आती होगी किसी भी चीज का फीडबैक लेने के लिए, तो वो आपसे इंटरव्यू ले रहे होते हैं, डाटा कलेक्ट कर रहे होते हैं. The next is मेलिंग ऑफ क्वेश्चनर्स. कुछ जो है आपकी ईमेल एड्रेस पे क्वेश्चनर सेंड कर दिए जाते हैं कि उसको रिफिल करके हमें वापस भेजें, हमें डाटा चाहिए. दिस इज अ वेरी एप्लीकेबल मेथड दीज डेज, और लॉकडाउन में तो ज्यादातर यही बहुत ज्यादा जो है हिट मेथड है. और फिर जो है थ्रू स्केड्यूल्स, कि आपने अपना स्केड्यूल कैसे प्लान किया हुआ है किसी भी चीज के लिए, ठीक है. या आप लोगों ने जब डाटा कलेक्ट कर लिया तो फिर आप डाटा एनालिसिस करते हैं. अब डाटा एनालिसिस एक स्टेज का नाम है, एक प्रोसेस का नाम है. इसमें 3 चीजें इंपॉर्टेंट है, 3 चीजें जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. 3 चीजें आप कह लें कि इसमें इंक्लूडेड होती है. एक होता है कोडिंग. कोडिंग किसे कहते हैं, किसी भी चीज को कोड दे देना, किसी भी चीज को कोई हिडन वर्ड दे देना, आपका कोडिंग कहलाता है. हिडन ना भी दें तो भी आप देखें, आपकी कंप्यूटर लैंग्वेज जो है वो समझता है सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज. कंप्यूटर आपका कौन होता है, जो कि सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज समझता है. बाइनरी कौन सी होती है, 1 and 0. जब आपने अपना डाटा इंक्लूड करना है अपने एसपीएसएस में, अपने कंप्यूटर में, तो ऑब्वियसली आपको कोई ना कोई कोड देना है, ठीक है, ताकि वो अंडरस्टैंड करे. आप लोगों ने देना है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास 3 सैंपल अवेलेबल आपने कलेक्ट किए हैं, विमेन का, मेन का और चिल्ड्रन का, ठीक है. तो आप अब कोड दे देंगे, मेन को 0, वुमेन को देंगे 1 और चिल्ड्रन को देंगे 2, यानी कि आपने अपने डाटा की कोडिंग कर ली. अब जब भी आपको पता चलेगा कि 1 हायर जा रहा है, ठीक है, कि 1 जो है 1 का ग्राफ हायर जा रहा है, तो आपको पता होगा कि 1 कौन थी आपकी, वुमेन थी सैंपल में. 0 कौन था आपका, 0 था आपका मेन. तो इसी तरह हाउ यू डू द कोडिंग, दैट वाज अ वेरी सिंपल एग्जांपल. इसी तरह हम अपने एग्जांपल्स को कॉम्प्लिकेट भी कर सकते हैं और कोडिंग को बिल्कुल अपने अकॉर्डिंगली अपनी चॉइस के मुताबिक डाटा को कोड कर सकते हैं. द नेक्स्ट इज एडिटिंग. आप अपने डाटा की एडिटिंग करते हैं, बहुत नॉर्मल है, बहुत कॉमन टर्म है. एडिटिंग मीन्स टू ऐड समथिंग, to omit something from the given thing or to add something into the given thing. ABC आप उसमें ऐड करें, XYZ आप उसमें इंक्लूड ना करें, उसको omit करें. That would be your editing. The next is tabulation. Tabulation means transferring your data into any tabular form. एक टेबल की फॉर्म में आप अपने डाटा को लिख दें, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल लिखें मेल कैंडिडेट्स, फीमेल कैंडिडेट्स, ये इतने हैं, 12 है, ये वाले हमारे पास 13 है. आपने एक टेबल बना दिया. या आप क्लासेस में बच्चों की तरह के टेबल्स आप देखते होंगे कि बहुत ही छोटी एज में टेबुलर फॉर्म में डाटा हम लोग कन्वर्ट करना जान जाते हैं. टीचर्स जो हैं टेबुलर फॉर्म में ही अपने स्टूडेंट्स की वो करती हैं, परफॉर्मेंस को मैयर करती हैं. इसी तरह जो ये फर्दर आगे आगे जाते रहते हैं, टेबुलर्स जो है वो कॉम्प्लिकेटेड हो सकते हैं. इसका यूनिटेबुलर एक फॉर्म होती है जिस टेबल में आपने एक ही चीज डिफाइन की हो, दैट इज यूनिटेबुलर, बाई टेबुलर, ट्राई टेबुलर, पोलर टेबुलर, और इस तरह मल्टी टेबुलर होते हैं जिसमें आप जितनी भी चीजें इंक्लूड करते हैं. इसमें टेबल्स में क्या होते हैं, ये वाले जो आपकी डायरेक्शन होती है, जो आपकी अप टू डाउन यानी नॉर्थ टू साउथ होती है, दिस इज कॉल्ड योर वर्टिकल लाइंस, जिसको आप लोग कॉलम्स भी कहते हैं इन टेबल्स. और जो आपकी लेफ्ट टू राइट लाइंस होती हैं फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, आप इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइंस, और ये आपके टेबल्स में रोज कहलाती हैं. So this is dependent on the researcher that how many columns does he want to have and how many rows he want to have in his table.
रिपोर्ट राइटिंग जो लास्ट स्टेप था हमारा, उसमें क्या होता है, प्रीलिमिनरी पेजेस होते हैं। जब आपने रिपोर्ट एक बना ली, पूरा आपने रिसर्च कैरी आउट कर लिया, अब आपने उस रिसर्च को पाइल अप करके, अब आपके पास बहुत, अब समझ लें समंदर सा जमा हुआ था, अब आपने उसको जमा करना है। अब आपने उसको जमा कैसे करना है, प्रॉपर फॉर्मेट में, कि आपके पास पहले प्रीलिमिनरी पेजेस होते हैं जिसमें प्रेफेस होता है, चैप्टर के कंटेंट्स होते हैं, तमाम चीजें मेंशन होती हैं। फिर उसके बाद आपका मेन टेक्स्ट आ जाता है। मेन टेक्स्ट में आप सारी वो बातें लिखते हैं कि क्या आपने उसमें रिसर्च किया, क्या उसके कॉजेस थे, क्या सारा कुछ, ठीक है। और फिर एंड मैटर में आपके पास रिजल्ट्स और कंक्लूजन्स आ जाते हैं। तो इस तरह बेटा हम लोग अपनी रिसर्च को कंपाइल करते हैं और रिसर्च को हम अपनी फाइनल एक देते हैं, लुक देते हैं। जिस तरह ये लुक देनी इसलिए भी जरूरी है एंड में कि उसके पीछे वाले जितने भी स्टेप्स हैं, राइट। तो ये स्टेप्स आप लोगों के पास होंगे इंशाल्लाह, और ये आपने कैरी आउट भी करने हैं। द स्लाइड्स आर ऑलरेडी विद यू। Those students who have not got these slides yet, do let me know. I will email you. आप दूसरों से ले लें, अगर दूसरे नहीं आपको दे रहे तो let me know through my WhatsApp number. I can email you too, ताकि आपके पास हो। These are very much important for your understanding and your further sessions. ठीक है, इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट सेशन में एक नई चीज जो है वो डिस्कस करेंगे, विच आर द लेवल ऑफ मेजरमेंट्स। अच्छा, इसमें एक जो स्टेप है, यहाँ से मैंने आपको जो बताया है, इफ यू गो बैक टू द रिसर्चर स्टेप्स ऑफ रिसर्च लाइक दिस, ठीक है। इसमें हमने 7 स्टेप्स है। आई टोल्ड यू कि जो आपके पास फर्स्ट 4 स्टेप्स हैं, ठीक है, फर्स्ट 4 स्टेप्स हैं, दीज आर इंटायरली अ गेम ऑफ द रिसर्च। आपने रिसर्च माइंड गेम भी इसको कहते हैं, ठीक है, माइंड में चल रहा होता है। ये रिसर्चर अपने माइंड से डील करता है। He defines the research problem, and once he has done the mind work, he writes it down on the paper, or he writes it down on any machine, on any laptop, on any gadget, whatever he has, whatever he is applicable with. तो वो अपना रिसर्च प्रॉब्लम जब उसने कर लिया, द स्टेप जो ओरिजिनेट हुआ था, जो इंक्लूड, जो स्टार्ट हुआ था, इनिशिएट हुआ था, वो उसके माइंड से इनिशिएट हुआ था। स्टेप 2 इज ऑल्सो द, ये जो है रिसर्चर के पास होता है, ये आपका मैनुअल वर्क स्टार्ट हो जाता है। इसमें यू गेट टू रिव्यू, यू गेट टू रीड द लिटरेचर, यू गेट टू रीड द स्कॉलर्स आर्टिकल्स एंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ रिपोर्ट्स रिलेटेड टू योर टॉपिक। फिर स्टेप 3 आपके पास आ जाता है हाइपोथेसिस। यहाँ पे आपका प्रैक्टिकल काम स्टार्ट हो जाता है कि आप अपने माइंड से जो भी आपकी ब्रेनस्टॉर्मिंग, आपने अपने आइडियाज को किए हैं, आपकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो भी थी, अब आप जो है उसको करके एड्रेस करके आप अपना हाइपोथेसिस बनाते हैं। फिर आपका रिसर्च डिजाइन, ये भी जो है रिसर्चर की अपनी चीजें होती है सारी। इसमें सिर्फ जो डाटा कलेक्शन जो चीज है, इसमें रिसर्चर को बाहर जाना पड़ता है अपना डाटा कलेक्ट करने के लिए। कैसे, यानी कि उसको अपनी ऑडियंस से और उसको अपने सैंपल साइज से डाटा एक्सट्रैक्ट करना है, ठीक है। ये रिसर्चर के ऊपर डिपेंड नहीं करता कि ये वाला स्टेप जो है वो खुद ही कर ले, खुद ही क्वेश्चन आयर फिल कर ले, खुद ही ऐसा कर ले। उसका तो रिसर्च पूरी एरर से भरपूर हो जाएगी अगर वो ऐसा करेगा। तो दिस इज द वेरी मच इंपॉर्टेंट थिंग टू कीप इन माइंड कि कौन से स्टेप्स शुड बी डन बाय द रिसर्चर, कौन से स्टेप्स में रिसर्चर लिबर्टी देता है टू द अदर पीपल जो कि उसके रिसर्च का पार्ट होते हैं, और कौन से स्टेप्स में रिसर्चर जो है बिल्कुल अपने आप को लिमिटाइज कर लेता है कि इस स्टेप में बाहर की एंट्री और बाहर की एग्जिट पॉसिबल ही नहीं है। बाहर यानी कि पॉपुलेशन इसमें इंटरवीन नहीं कर सकती, इसमें सैंपल इंटरवीन नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल डाटा एनालिसिस, सिर्फ यह स्टेप आपका जाएगा बाहर की दुनिया में, उसके बाद से फिर गेम जो है वो रिसर्चर की स्टार्ट हो जाएगी। फिर जो है बॉल जो है किसके कोर्ट में होगी, रिसर्चर के कोर्ट में होगी। सिर्फ फॉर द वन स्टेप, फॉर द कलेक्शन ऑफ द डेटा, यू गो आउट एंड यू कलेक्ट द डेटा एंड देन यू कम बैक एंड सिट डाउन ऑन योर कंप्यूटर टू डू द फर्दर स्टेप्स, राइट। तो जब आपने डाटा एनालाइज किया, तो डाटा एनालिसिस में कोई भी चीज इंटरवीनिंग नहीं होनी चाहिए, स्पेशली आपके सैंपल की, आपके पॉपुलेशन की। और डाटा एनालिसिस बहुत ज्यादा डिपेंड करता है आपके डाटा कलेक्शन पे, कि अगर आपने डाटा जो कलेक्ट किया आपने उसी को एनालाइज करना है। once you are in the step of data analysis, you cannot edit your data, ठीक है। इसीलिए डाटा कलेक्शन शुड बी डन वेरी केयरफुली, इसको आपने बहुत केयरफुली कैरी आउट करना है, वरना आपका डाटा एनालिसिस में मसला आएगा। जब आप डाटा एनालिसिस कर रहे होंगे तो आपको पता चलेगा, ओए इसने तो क्वेश्चन आयर में अपना वो जेंडर ही नहीं बताया कि फीमेल है या मेल है, तो मैं इसको किस कैटेगरी में डालूं, मैं इसको 0 में लिखूं, मैं इसको 1 में लिखूं, मैं इसको कोड क्या दूं। तो दिस इज हाउ यू डू थिंग्स, ठीक है, दिस इज हाउ यू
डू थिंग्स वेरी केयरफुली कि जब आपने डेटा कलेक्शन कर लिया, आपने क्वेश्चन आए लोगों को डिसिमिनेट किए थे, वो आपने जब कलेक्ट कर लिया अपने सैंपल से, तो आप उसको एक गो थ्रू करते हैं, क्योंकि स्टिल आप डेटा कलेक्शन के ही स्टेप में होते हैं। आप नेक्स्ट स्टेप में कब आएंगे? जब आप अपने डेटा को कोडिंग और अपने डेटा की टैबुलेशन स्टार्ट करेंगे। आप अपने डेटा को केसेस में जब देना स्टार्ट करेंगे, तो आप फिर जो है डेटा कलेक्शन के प्रोसेस से बाहर निकल गए। तो उस स्टेप से बाहर निकलने से पहले पहले आप सारी चीजें देख लें कि आपका डेटा एरर फ्री हो, यानी उसमें कोई भी एरर ना हो। अगर आपका क्वेश्चन अनकम्प्लीट है, आपका कोई क्वेश्चन अननेम्ड है सॉरी, और इनकम्प्लीट है, तो आप उस क्वेश्चन को कैसे ओमिट करेंगे और आप उस क्वेश्चन को एडिट कैसे जो है निग्लेक्ट करेंगे, उसकी जगह दूसरा क्वेश्चन किससे लेंगे, तो ये चीजें आपको पहले कंसिडर करनी होती है डेटा एनालिसिस में घुसने से पहले। जब आपने डेटा एनालिसिस स्टार्ट कर दिया, तो आप डेटा को चेंज नहीं कर सकते। वो फिर आप समझ लें कि आपके पास लोगों की अमानत ही होती है, और फिर वो आप अमानत में खयानत नहीं करते। जब आप अपने अमानत में खयानत करेंगे, लोगों का डेटा को अपनी मर्जी से चेंज करेंगे, तो ऑब्वियसली आपके पास जो रिजल्ट्स आएंगे वो बहुत डिफरेंट होंगे, और जो आपके पास रिजल्ट्स आएंगे वो हो सकता है बहुत ज्यादा एरर वाले हों, कोई वो वाली बात ही ना हो कि जो आप चाह रहे थे कि रिसर्चर में रिसर्च कैरी आउट कर पा रही थी। जैसे कि आपने अपना रिसर्च, अगर आप नॉर्मल एक लेमैन सोचे, हम देख रहे हैं रिलेशनशिप देख रहे हैं एकेडमिक परफॉर्मेंस का एंड यूज ऑफ इंटरनेट, तो बात जहन में यही आती है कि जितना बच्चा जो इंटरनेट यूज करेगा उसकी एकेडमिक परफॉर्मेंस लो हो जाएगी। हो सकता है आपके पास डाटा ऐसा कलेक्ट हो जाए कि जो ज्यादा इंटरनेट यूज कर रहा है उसकी एकेडमिक परफॉर्मेंस तो बहुत अप जा रही है, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कौन सी चीज होती है? आपने फिजिक्स मैथ्स में पढ़ा होगा कि इफ वन थिंग इंक्रीजेस, इफ वन वेरिएबल इंक्रीजेस, द अदर टेंड्स टू इंक्रीज आल्सो। अगर एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी भी बढ़ेगी, एक चीज कम हो रही है तो दूसरी भी कम होगी। दिस इज कॉल्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर आपको पता चल जाए कि एकेडमिक परफॉर्मेंस जो है और यूज ऑफ इंटरनेट है वो तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, आपके पास डाटा ही ऐसा कलेक्ट हो गया था कि जो बच्चा एकेडमिक में बहुत ब्रिलियंट परफॉर्म करता है, असल में वो इंटरनेट से बड़ी हेल्प लेता है, इंटरनेट से अपने बड़े चैप्टर्स पढ़ता है, इंटरनेट से बहुत सारी चीजें जो है वो पढ़ता है, तो वो आपको पता चल जाएगा कि ये तो भाई अच्छी बात हो गई, पॉजिटिव रिलेशनशिप हो गया। तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप अपने उस डेटा को जो आपने लोगों से कलेक्ट किया हुआ है, स्टूडेंट से कलेक्ट किया हुआ है, अपनी चाहत के मुताबिक जो है उसमें चेंजिंग कर दें, ताकि आपके पास रिजल्ट वो आ जाए कि एकेडमिक परफॉर्मेंस पुअर हो रही है, राइट? आप न्यूट्रल होते हैं, रिसर्चर इज ऑलवेज न्यूट्रल। उसकी अपने उसने हाइपोथेसिस तो बना ली, बट ही डज नॉट नो हाइपोथेसिस जब उसने फॉर्मुलेट कर ली थी इस स्टेप में, he constructed the hypothesis, he formulated the hypothesis, but at this step he doesn't know whether the hypothesis stand true or whether the hypothesis does not stand true. उसकी hypothesis ठीक है, approve होगी या reject होगी, he does not know that. तो उस चीज को फाइंड आउट करने के लिए ही असल में सारे रिसर्च को हम लोग घुमाते हैं। उस चीज को ही फाइंड आउट करने के लिए जो पूरा रिसर्च का जो पैटर्न है, पूरा जो फॉर्मेट है, हम वो फॉलो करते हैं, ताकि हमें अपने इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाए कि हमारा हाइपोथेसिस सही था या हमारा हाइपोथेसिस सही नहीं था। ठीक है? अच्छा, जब आप एसपीएसएस में ये चीज डालते हैं तो आपको हाइपोथेसिस ऐसे नहीं बता देता, एसपीएसएस आपको ये नहीं बता देता कि योर हाइपोथेसिस इज अप्रूव्ड, डियर रिसर्चर योर हाइपोथेसिस इज अप्रूव्ड, वो ऐसी बात नहीं बताता। मैंने आपको बताया इट हैपेंस इन 0 and 1 लैंग्वेज। तो आपके पास हर टेस्ट की एक रेंज गिवन होती है, वो रेंज आपकी होती है फ्रॉम -1 to +1, फ्रॉम -1 to +1। और आपके पास जो वैल्यू आ जाती है, जो वेरिएबल्स का रिलेशनशिप आपने फाइंड आउट किया, उसमें आपके पास वैल्यू आ गई 0.98। ठीक है? पहले तो आपने देखा कि जब मेरे पास 0.98 वैल्यू आई है तो इसके साथ कोई साइन तो नहीं लगा हुआ। जब कोई साइन नहीं लगा होता तो हम एज्यूम करते हैं कि दिस इज द पॉजिटिव, क्योंकि पॉजिटिव हम लिखते नहीं है, हमें पता होता है कि पॉजिटिव ही है ये। तो हमें पता चल गया कि पॉजिटिव 0.98 कहाँ करीब है? +1 के ज्यादा करीब है। ठीक है? तो जब वो +1 के ज्यादा करीब है तो इट मीन्स कि वो कोई पॉजिटिव रिलेशनशिप इंडिकेट कर रही है बिटवीन द वेरिएबल्स, कि रिलेशनशिप आपका जो है वो पॉजिटिव है और स्ट्रॉन्गली पॉजिटिव है। तो फिर जब आपको पता चल जाएगा कि हाँ, ये तो मेरा हाइपोथेसिस जो है वो एक्सेप्ट हो रहा है, क्योंकि मैंने कहा था कि द हायर यूज ऑफ इंटरनेट द पुअर एकेडमिक परफॉर्मेंस। ठीक है? एकेडमिक परफॉर्मेंस और उसमें स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव रिलेशनशिप है, यानी दोनों बढ़ रहे हैं, तो इट मींस कि मेरा तो ये हाइपोथेसिस अप्रूव हो रहा है या रिजेक्ट हो रहा है, यू डिसाइड योरसेल्फ।
ठीक है. Being a researcher, it is very much important to construct the hypothesis very carefully. और अपने hypothesis के बाद हम लोग जो है अपना क्वेश्चन आया, जब आप अगर आपने क्वेश्चन आए वाला रिसर्च डिजाइन चेक किया है, सेलेक्ट किया अपने रिसर्च के लिए, तो आप जब क्वेश्चन बनाते हैं तो आप अपने हर क्वेश्चन को एक टेस्ट से अप्लाई करते हैं SPSS में, जिसे हम कहते हैं क्रोनबा अल्फा. ठीक है. बहुत सारे जो रिसर्च स्कॉलर्स होते हैं वो ये चीजें छोड़ देते हैं, जो स्टूडेंट्स हैं वो ये चीजें ओमिट कर देते हैं और वो समझते हैं कि शायद हमारे क्वेश्चन आए बिल्कुल ठीक जो है वो रिजल्ट निकालेंगे, बहुत अच्छे हमने बना दिए. आपने अच्छे बनाए होंगे अपनी इंटेलिजेंस से, अपनी ब्रिलियंस से, आपने अपनी 100% देके वो क्वेश्चन बहुत अच्छे बनाए होंगे. लेकिन दिस इज पॉसिबल कि वो क्वेश्चन SPSS की नजर में और डाटा कलेक्शन की नजर में बहुत इनएप्रोप्रिएट हो, दैट नीड्स टू बी रिकंसिडर्ड. ठीक है. तो आप एक चीज अप्लाई करते हैं, टेस्ट अप्लाई करते हैं अपने क्वेश्चंस में क्रोनबा अल्फा, जिससे आपको पता चलता है कि आपका क्वेश्चन आए इस काबिल है कि वो सैंपल में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए. उसकी वैल्यू 0.8 तक होनी चाहिए, 0.80 तक. ठीक है. तो अगर आपकी वैल्यू इतनी है, आपकी कंप्लीट आ रही है, सारे आपने क्वेश्चन उसमें डाल दिए, तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे आपने वेरिएबल्स को मेजर करना है. वो हम जब इंशाल्लाह SPSS का सिस्टम थोड़ा सा और समझेंगे इन फर्दर सेशंस, तो यू विल गेट टू नो कि हम अपने रिसर्च क्वेश्चनायर्स को कैसे अच्छा बना सकते हैं और कैसा ऐसा बना सकते हैं कि जिससे हमें फ्रूटफुल डाटा कलेक्ट हो. ठीक है. तो ये तमाम जो स्टेप्स हैं, यू शुड कंसीडर दीज विदाउट बिफोर कैरिंग आउट योर रिसर्च. और ये क्वेश्चन आपको यूनिवर्सिटी वाले ऐसे भी पूछ सकते हैं कि प्रोसेस ऑफ रिसर्च बताएं या रिसर्च का प्रोसेस बताएं कि व्हाट आर द स्टेप्स इंक्लूडेड इन द रिसर्च, यानी जिसमें भी आपको हिंट मिल रही हो कि आपने पूरे रिसर्च का प्रोसेस को डिफाइन करना है, तो आपके तमाम चीजें डिफाइन करेंगे और इसको एग्जांपल के साथ हमेशा डिफाइन किया करें. मैं बहुत अप्रिशिएट करती हूँ स्टूडेंट्स को जो हमेशा एग्जांपल्स देते हैं. ठीक है. एग्जांपल से चीज अच्छी समझ आ जाती है और एग्जांपल से आपको खुद को समझाना बहुत आसान रहता है. ठीक है. तो ये तमाम ऐसी चीजें हैं, इंटरप्रिटेशन, रिपोर्ट राइटिंग सबसे एंड में. अच्छा, ये स्टेप्स ऐसे हैं जिनको आपने रैंक ऑर्डर में ही रखना है. ठीक है. रैंक ऑर्डर का मतलब कि आप 2 वाला स्टेप पहले नहीं लिख सकते. अगर आपने एग्जाम में ऐसे कर दिया तो दैट वुड बी मार्क्ड एज नेगेटिव. कि आपने पहले लिटरेचर को रिव्यू कैसे कर लिया, अपनी प्रॉब्लम स्टेटमेंट डिफाइन किए बगैर. आपको पता ही नहीं था आपकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है और आपने हाइपोथेसिस बना लिया. हाइपोथेसिस के बाद जो है आपने जो है लिटरेचर का रिव्यू किया. ऐसे नहीं करना आपने बेटा. आपने हर स्टेप को जो है वो फॉलो करना है अकॉर्डिंग टू देयर ऑर्डर. ठीक है. ताकि फिर आपकी रिसर्च जो है वो एरर फ्री रहे. तो इंशाल्लाह हम अपना ये वाला जो सेशन है यहीं पे कंप्लीट करते हैं. फर्दर सेशंस में इंशाल्लाह आपके नेक्स्ट टॉपिक्स हम लोग रिवाइज करेंगे. उसके बाद वी विल मूव टुवर्ड्स दोस टॉपिक्स व्हिच वर नॉट टच्ड येट बिफोर द लॉकडाउन. तो इंशाल्लाह डू लेट मी नो अगर इसके मुतालिक आपके पास कोई भी क्वेरी है. You can ask me on my WhatsApp number, and you can get these slides by your any class fellow. Or if you do not have these slides, do let me know. I can WhatsApp you. That is all for today. Inshallah, see you in next session. Keep yourself very much safe. Stay home and stay safe. Allah Hafiz.